नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आज जैसा कि आप मेरे पीछे पर देख रहे हो एक सर को, कौन है इनके बारे में जानते हैं पूरी कहानी। इंदौर में रहकर पढ़ना और लगातार एक ही चीज़ के पीछे डटा रहना और उसे हासिल करना वाकई में किसी जंग जीतने से कम नहीं होता है। वैसे ही आज एक शख्स हमारे बीच में है जिनका नाम है राहुल सिवरे जी। विदिशा के रहने वाले हैं पर पढ़ाई के प्रति हमेशा जागरूक। ऐसे कई एग्जाम रहे हैं जो उन्होंने निकाले हैं, पर जो मेन अपना जो लक्ष्य था कि एमपीपीएससी में सिलेक्ट होना है, मतलब सिलेक्ट होना है, तो इसी जज्बे और इसी जुनून के साथ में कुछ लोग एक इतिहास में अपना नाम लिख कर जाते हैं। रहने के लिए घर नहीं हो उसकी कोई चिंता नहीं है। इंदौर में एक छोटे से 8x8 के और 10x10 के रूम में रहकर भी सितारे चमकते हैं, और वैसे ही सितारे हमारे बीच में आज यहाँ पर मौजूद है राहुल सिवरे जी। तो एक बार मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ। तो जो भी भाई बंधु वीडियो देख रहे हैं तो एक बार जरूर सर के स्वागत के लिए लोग, तो सर आइए। थैंक यू सर। सर का बहुत बहुत स्वागत है हमारे धन्यवाद सर, आपका ऑनलाइन भी। प्लेटफॉर्म न्यू अतुल्य एकेडमी पर, बच्चों का। और बच्चों को मार्गदर्शन आप देते रहते हो, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में सर अभी पीएससी वाले बच्चों को पढ़ाते भी हैं और दिन भर 8-8, 9-9, 10-10 लेक्चर हो भी जाते हैं। उसके बावजूद भी समय निकाल कर आना और बच्चों के बीच बने रहना और पढ़ाना बहुत बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो सर मैं बच्चों से ज़्यादा लंबा इंटरव्यू ना हो, इसलिए मैं आपसे जो जो बच्चों के मन में प्रश्न उठता है मैं वो प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है सर कि जब रिजल्ट आया था, इंटरव्यू दिया आपने, प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, और जब फाइनल रिजल्ट आया और उसमें पता चला कि आप ट्रेजरी ऑफिसर बन गए हो, उस समय जो इमोशन थे, जो भावनाएं थी, और उस समय आपको कैसा लग रहा था, ये मैं पूछना चाहता हूं आपसे। थैंक यू सर, आपने प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया। आपने जो प्रश्न पूछा वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट या कह सकते हैं सबसे आवश्यक पल होता है हमारे जीवन का, जब हम किसी तैयारी में लगे हों और अंततः उस फाइनल लिस्ट में हमारा नाम हो, जिसके लिए हम काफ़ी दिनों से आधी आधी रातों तक जाग रहे होते हैं। मेरा जब रिजल्ट आया तो मैं इवनिंग में मंदिर जाता हूँ, मैं मंदिर पर ही था और मुझे एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति का फ़ोन आया कि आपकी रैंक कौन सी है। रैंक तो बहुत ठीक नहीं रही, इंटरव्यू के मार्क्स थोड़े गड़बड़ रहे, लेकिन हाँ सिलेक्शन हो गया था मेरा। और उस समय खुशी भी थी और दुख भी था। खुशी इस बात की थी कि चलो सिलेक्शन हो गया। दुख इस बात का था कि उस समय की कुछ हालात ऐसे थे जो ज़्यादा कष्टदायी थे। उन हालातों में खुद को मैनेज करके और खुश होना भी बड़ी बात थी। तो मिली जुली प्रतिक्रिया थी, हंसी और गम दोनों थे सर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम लोग जो मेहनत करते हैं इंदौर के अंदर, एक तो ये पता नहीं होता है कि सुबह क्या खाया शाम को क्या खाएंगे। क्या आपके भी ऐसी दिनचर्या रही कि खिचड़ी पे कभी कभी जीवन चला हो? बिल्कुल सर। मैं जब आज तो खैर मैं एक प्रतिष्ठित एक महत्वपूर्ण संस्थान में पढ़ाता हूँ, तो ठीक ठाक मैं वहाँ से अर्निंग भी करता हूँ, अपने घर को भी लीड कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं इंदौर आया था तो मैं एक स्टूडेंट की तरह आया था, इंजीनियरिंग करके आया था। तो इंजीनियरिंग करने के बाद मैं पहले ही चाहता था कि घर वालों को और तकलीफ ना दी जाए, इसलिए आते ही मैंने एक छोटी सी नौकरी भी शुरू की, और बहुत छोटी सी थी, उसमें मैनेज करना बड़ा मुश्किल था। तो हॉस्टल में मैं रहा, चाय पीने का मुझे शौक था, लेकिन हॉस्टल में जो 2 टाइम चाय मिलती थी मैं उसमें कंफर्टेबल था। हाँ, आज ये स्थिति है कि मैं कुछ भी पहन सकता हूँ, खरीद सकता हूँ, मुझ पे मैं इतना काबिल हूँ, इतने क्षमता है मुझ में। लेकिन शुरुआती दौर तो सर बड़ा खतरनाक रहा, और जैसा आम बच्चों के साथ होता है वो दिन हमने भी देखे। तो जैसा कि कुछ बच्चों को पता नहीं होगा, सर लगातार 2017 के बाद से कंटिन्यू मेंस भी दे रहे हैं, सर ने नेट भी निकाला। तो सर ये प्रीलिम्स को लेके क्या रणनीति हुआ करती थी अपनी प्रीलिम्स को लेकर, फिर मैं उसके बाद मेंस पे आऊँगा। जी सर। हाँ, प्रीलिम्स ही मेरा सबसे सबल पक्ष था। मैंने नेट और जेआरएफ दोनों क्लियर किए हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव परीक्षा है। और 17, 18, 19, 20, 21 और 22 का भी मेरा मेंस है अभी, और 19 के मेरे इंटरव्यू भी हैं। तो इस दौरान मेरा प्री कभी नहीं रुका और हमेशा मुझे नंबर 80% से ज़्यादा ही मिले। उसके पीछे वजह ये थी कि मैंने प्रीलिम्स की जो मूल मांग होती है उसको समझ लिया था। मतलब पास होने से पहले ही मैं समझ गया था कि एमपीपीएससी आकर हमसे चाहता क्या है। अगर आप बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, किताबें पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन आप सिलेबस से कितना उसे जोड़ पा रहे हो। और दूसरी बात ये कि सिलेबस के साथ साथ में जो नेचर ऑफ एग्ज़ाम है, पिछले सालों से क्या चलते आ रहा है, वो भी एक बड़ा टास्क है कि आप उसे समझ पाओ। मैंने इन चीज़ों को समझ लिया
कि पुराने क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, पुराने क्वेश्चंस से जो और तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हें भी सॉल्व करना है, और प्री का पास होने का फंडा है टेस्ट करिए। मैं चूंकि पढ़ाता हूं और पहले भी एग्ज़ाम वगैरह निकाल चुका हूं, लेकिन आज भी मुझे कोई वनडे एग्ज़ाम देना है, चाहे वो नेट JRF वाला हो और या फिर और PSC हो, वैसे तो अब ना देना पड़े तो ठीक है, तो भी मैं अगर 1 महीने भी है तो 1 महीने में 30 दिन है तो 50 टेस्ट में लगाऊंगा, क्योंकि 50 टेस्ट से मुझे 5000 क्वेश्चन मिलेंगे, और उन 5000 में से मुझे 10 क्वेश्चन भी ऐसे मिल गए जो PSC में आने में पास हो जाऊंगा, क्योंकि लगभग जितना कट ऑफ जाता है उसके आसपास सब बच्चे पहुंच जाते हैं। उससे 10 नंबर ऊपर लाना ही मेन टास्क होता है। वो आपको टेस्ट से, पुराने क्वेश्चन पेपर से और आपकी सोच से मिलेंगे कि आप सिलेबस को और नेचर ऑफ एग्जाम को कितना समझ पाए हो सर। हाँ, और एक मेरा ये प्रश्न था, मैं हम चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ कि सर 2020 में PSC मेंस के रिजल्ट में टॉप 30 के अंदर थे। तो सर बच्चों के मन में ये भी आता है कि एक नया सिलेबस जुड़ता है, इधर का पढ़ना उधर का पढ़ना, और बहुत सारे डाउट्स भी बच्चों के मन में चलते रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपने मेंस को लेकर ऐसी क्या रणनीति बनाई थी कि आप टॉप 30 के अंदर शामिल हुए हो? तो ये काफ़ी बच्चे भी चाहेंगे इस प्रश्न का उत्तर जानने का। इसका उत्तर मैं बहुत विस्तार से देना चाहूँगा। मैंने 17, 18, 90 और 20 चारों मेंस लिखे हैं। 21 भी मेरा मेंस था, लेकिन मैंने स्वास्थ्य कारणों से उसे इग्नोर किया, और 22 का भी है, स्किप किया, छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मेरा इंटरव्यू भी है। मेरा कभी मेंस नहीं रुका और मुझे हमेशा अच्छे नंबर मिले, और इंटरव्यू मेरा कमज़ोर पक्ष रहा। टॉप 30 में आने के बाद भी मैं DC नहीं बन पाया, यहाँ तक कि DSP भी नहीं बन पाया, क्योंकि मेरे इंटरव्यू मार्क्स कम थे। मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि कुछ कमियाँ रही होंगी, लेकिन मेंस की जो मूल मांग है वो है आंसर राइटिंग, लिखने की शैली। पढ़ना अच्छी बात है, सबको पढ़ना चाहिए, सीखना भी चाहिए, लेकिन अमूमन जो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं और सीखते हैं उनमें एक छोटी सी कमी ये है कि वो लिखने को बहुत ज़रूरी नहीं मानते, महत्वपूर्ण नहीं मानते। जबकि आप मेंस लिख रहे हैं, उसका नाम ही है कि उसमें आपको लिखना है। आपने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, आपने कई सारे विद्वानों को भी जान लिया, अपने सीनियर से सलाह भी ले ली, और आपको लगता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट है, बस आपको पेपर लिख कर आना है। लेकिन इस बीच जो मिसिंग हो गई आपसे क्या? आंसर राइटिंग। अगर मैं 6 घंटे मिलते हैं मुझे अपने जीवन के लिए, नौकरी से और घर सब से, और मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे 1.5 घंटे कम से कम लिखना है, यानी 1/4 समय कुल स्टडी का मेंस के लिए लिखने को देना चाहिए। और अगर आप अच्छा लिखते हो, भले ही आपकी समझ आपके दोस्तों से कम होगी जो मेंस लिख रहे होंगे, आपके नंबर अच्छे आएंगे। इससे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बता दूं, मेरा जो 19 का इंटरव्यू है वो शेड्यूल हो गया था 2022 में, क्या बोलते हैं, उसकी डेट नहीं आई थी, लेकिन जनवरी में ये रिजल्ट आ गया था 31 दिसंबर को कि भाई अब आप इंटरव्यू दे रहे हो। हम 2-3 महीने इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लगे रहे, और मेरा 20 का मेंस था, मैंने उस पर फोकस ही नहीं किया, क्योंकि 3 साल बाद इंटरव्यू हो रहा था। हम डरे भी हुए थे और हमको नौकरी की ज़रूरत भी थी। 20 के मेंस था 24 अप्रैल 2022 को। उसके 20 दिन पहले हाई कोर्ट के निर्णय से इंटरव्यू कैंसिल हो गए। क्या मनोदशा होगी हम लोगों की, जिनके मेंस भी नहीं पढ़ पाए और इंटरव्यू भी अनिश्चित काल के लिए डिले हो गया। 20 दिन बचे, 2 दिन तो खुद को समझाने में लगे कि ठीक है चलो जो हुआ पढ़ लो। 18 दिन में भी टॉप 30 में आ पाए। उसका मूल कारण ये था कि लिखना अच्छा आता था, लिखना बेहतर आता था। इसके चलते कम नॉलेज से भी चीज़ों को ठीक से कराए और फाइनली सिलेक्शन हुआ। हाँ, एक और प्रश्न है मेरा सर। कुछ समय पहले अपनी एक अलग पहचान थी, और रिजल्ट आने के बाद में एक अलग सी पहचान है। तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे कि सुबह तक कुछ नहीं था, मंदिर गए, रिजल्ट आया और ये बन गए, तो उस समय और इस समय में अंतर क्या है? सर पहले तो लगता था कि बनने के बाद कुछ चीज़ें चेंज होती होंगी, अब मैं फील कर रहा हूँ, और वाकई में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। अगर मैं उस समय सामान्य दशा में होता तो मैं उस चीज़ को और इन्जॉय कर पाता। कुछ कारणों से चीज़ें बिगड़ गई थी, कुछ फैमिली इशू थे, लेकिन वक्त तो बदल जाता है। लोगों का बिहेव बदल जाता है, आपके रिस्पेक्ट में कई गुना इजाफा हो जाता है, और आप में एक अलग सा कॉन्फिडेंट आता है कि यार 200 लोगों की लिस्ट में आप प्रदेश की लगभग 10 करोड़ आबादी, अब डेटा नया आएगा 10 करोड़ हो गए होंगे हम लोग, 7.5 करोड़ तो 2011 में ही थे। 200 लोगों की लिस्ट में आना एक अपने आप में एक उपलब्धि तो होती है, अचीवमेंट तो होता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपने जो सपना देखा था वो पूरा हो गया। उसके बाद लोगों का बिहेव आपके प्रति बदलेगा, और आपके अच्छे दिनों की तो शुरुआत हो जाएगी उस समय से। एक और मेरा प्रश्न था सर कि
आपकी ये जो सफलता रहा है, जो सफलता रही है, इसकी एक काफ़ी लंबी जर्नी रही है और आपने एक लंबा संघर्ष भी किया है। तो इस दौरान कुछ ऐसे पल जो एक समय जब व्यक्ति पढ़ता है तो कभी कभी गिव अप कर देता है, ऐसे हर एक स्टूडेंट के मन में ख्याल आता है। क्यों मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि पीएससी के अंदर क्या हुआ कि अनियमितता बहुत ज़्यादा थी। 2017 के बाद से ज्वाइनिंग नहीं मिली थी बच्चे को, बच्चा काफ़ी परेशान हो रहा था, परीक्षाएं हो रही थी, उसके बाद उस चीज़ को लेकर बच्चे प्रोटेस्ट भी कर रहे थे कि यार रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट नहीं आया है। तो इस समय पे जब आपका एक इंटरव्यू था, वो इंटरव्यू कैंसिल हो गया कि आप इंटरव्यू देने वाले और आपको पता चला यार कि आपका तो इंटरव्यू कैंसिल हो गया, उस समय आपके ऊपर क्या बीत रही होगी कि इतनी मेहनत करना, इतने पढ़ने के बाद में ऐसी घटनाएं घटित हो रही थी, उस समय आपने अपने आप को किस तरीके से संभाला? हाँ सर, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया। ये बड़ी एक प्रकार से कह सकते हैं बड़ी खतरनाक स्थिति होती है, विषम परिस्थितियाँ होती हैं एक स्टूडेंट के साथ में, क्योंकि इस परीक्षा में तकलीफ़ें ऑलरेडी बहुत हैं। कुछ पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, कुछ फैमिली इश्यूज़ होते हैं, और आप कह सकते हो फाइनेंशियल इशू तो हर दूसरे स्टूडेंट के साथ में है ही जो सक्षम नहीं है घर से या नौकरी नहीं कर रहा है। मेरे साथ फाइनेंशियल इशू नहीं थे क्योंकि मैं एक अच्छे रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरे साथ दिक्कत दूसरी थी क्योंकि मैं घर में अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जो घर को लीड कर रहा हूँ, और मेरे सपने भी थे, परिवार भी था, जिम्मेदारियाँ भी थी, इन सबको साथ लेके चलना और पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करना। यहाँ तक कि 19 के एग्ज़ाम में मैं भयंकर बीमार भी हुआ था, हालांकि मैंने पेपर दिए और मेरा इंटरव्यू कॉल भी हुआ। 20 में आपको पता ही है इंटरव्यू कैंसिल हो गए। मतलब हर एग्ज़ाम के पहले कोई ना कोई एक बड़ी ऐसी घटना घटी जिसने बहुत अंदर से तोड़ दिया, और कभी कभी यहाँ लगा भी कि यार हम गलत जगह आ गए। ये तो नहीं लगा कि हम गिव अप कर दें, क्योंकि वो तो ऑप्शन ही नहीं था। जैसे हम ये बात जानते हैं कि आप ऐसा रास्ता बनाओ जो पीछे से टूटता जाए, ताकि पीछे मुड़ने की आपके पास गुंजाइश ही ना रह जाए, अगर आप कुछ बड़ा सोच रहे हो तो। लेकिन ऐसे मौके आए जब ये लगा कि इस तैयारी में नहीं आते तो शायद लोगों को पर्याप्त समय दे पाते, और पर्याप्त समय देने का फ़ायदा ये होता कि आज वो साथ होते और ये जर्नी में जो लोग पीछे छूट गए वो नहीं छूटते, क्योंकि पूरा तो खेल समय का था। तो कभी तकलीफ़ों ने तो ये तकलीफ़ तो हुई इस चीज़ की कि पीएससी ने बहुत कुछ ले लिया जब जाकर सफलता दी है, और तमाम ऐसे दिन दिखाए जब गिव अप करने का तो नहीं, लेकिन ये ज़रूर सोच में आ गया कि गलत जगह आ गए, नहीं आना था इसमें, प्राइवेट नौकरी ही ठीक थी। हाँ, एक और प्रश्न है मेरा सर कि जैसे अभी पीएससी का सिलेबस बदला, जिससे नए नए सब्जेक्ट जुड़े हैं, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, फिर एचआरडी, तो आप इसको किस तरीके से हैंडल करते हो? क्योंकि बच्चों को अधिकतर जो समस्या आती है वो इन्हीं सब्जेक्ट में आती है। क्या लोक प्रशासन कैसे कवर करें, समाजशास्त्र कैसे कवर करना है, फिर एचआरडी वाला टॉपिक है उसको कैसे कवर करना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी तरीके से बता पाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि आपके बताने के बाद बच्चों को कोई समस्या या कोई डाउट रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि उसकी आपने किस तरीके से तैयारी की, क्योंकि नया सिलेबस जुड़ना, फिर उसके नोट्स बनाना और वैसे पढ़ना, और 3 नंबर के अंदर कम शब्दों में अपने को बयां भी करना है। तो मैं चाहता हूं कि आप बच्चों को वो भी बताएं सर। बिल्कुल सर, आपने ये क्वेश्चन भी बहुत बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा जो आपने पूछा है। देखिए, पहली बात तो मैं यहाँ पर ये बता दूं कि सर ने जिन विषयों के नाम लिए वो नए नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। लोक प्रशासन भी पहले नहीं था, सोशोलॉजी भी पहले नहीं था, एचआरडी था, उसका स्वरूप चेंज हो गया है। देखिए, मैं एक बात जानता हूँ जिस पर मैं फॉलो करता हूँ कि एमपीपीएससी में जब भी कोई सिलेबस चेंज होगा, नवाचार होगा, वो पहले की तुलना में थोड़ा हार्ड तो होगा। इस बार भी यही हुआ। हम पूरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं जब हमको 30 नंबर मिलते हैं, एक 30 नंबर की यूनिट होती है। अब लोक प्रशासन की सर ने बात की पवेट की, तो आप देखो पवेट 2 प्रकार का होता है। एक होता है जिसमें संस्थाओं की बात होती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, जैसे हमारे यहाँ वल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन है, सचिवालय हैं, मंत्रालय हैं, जिला प्रशासन है। इनको पढ़ना अमूमन आसान होता है, इंटरेस्टिंग होता है। लेकिन पीएससी ने क्या किया, पूरा अमूर्त विषय दे दिए, सिद्धांत, अवधारणाएं, इनको पढ़ना तकलीफदायक होता है। लेकिन इसमें वो व्यक्ति आसानी से चीज़ों को डील कर लेगा जिसकी नोट्स बनाने की क्षमता अच्छी हो, क्योंकि 24 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता। अगर कोई ये दावा करे कि 24 घंटे पढ़ सकता है तो ये गलत है। 10 घंटे भी कोई व्यक्ति लगातार नहीं पढ़ सकता। हाँ, नोट्स बनाना और नोट्स को सिनॉप्सिस फॉर्म में कन्वर्ट करना, किताबें पढ़ना, रिवीजन करना, इन सबको मिलाकर एक लंबी समय तक हम पढ़ सकते हैं। सिर्फ याद नहीं कर सकते, दिमाग की अपनी क्षमताएं होती हैं। तो आप अगर तैयारी कर रहे हो,
आपको लगता है कि पवेट के नोट्स बनाने हैं, आप एक टारगेट बनाओ कि मुझे सब कुछ पढ़ने के अलावा डेली 3-3 घंटे पवेट को देना है। पहले चीज़ों को पढ़िए, अच्छे सोर्स लीजिए, है ना। उनमें से जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो ये आप कह रहे हो ये बड़ी बात आप कह रहे हो, ये कैसे समझ में आएगा कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन यही तो डिमांड है पीएससी की कि वो सोचने वाला व्यक्ति मिले जो सिलेक्शन होने के पहले से ही इतना जागरूक हो कि उसको मालूम हो, दूरदर्शी हो कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और पीएससी को जितने बच्चे चाहिए होते हैं उनमें ये क्वालिटी होती है। लाखों बच्चों में से चाहिए 200-300 बच्चे, उनमें क्वालिटी होती है। तो पहले आप एक बार ढंग से पढ़ लो विषय को, उसमें उसके नोट्स बनाओ। तो सोचो ये 3 मार्कर बन सकता है, तो एक लाइन में 3 बिंदु लिख लो जिनको 3 लाइनों में कन्वर्ट कर देंगे। 5 मार्कर के लिए आपको आंसर राइटिंग आनी चाहिए कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है वो आपके नोट्स में ना हो, निष्कर्ष में क्या लिखना है वो आपके नोट्स में ना हो, कंटेंट कौन सा हो वो आपके नोट्स में हो, यानी सिलेबस से बिना भटके। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता दूं, जैसे कि लोक प्रशासन में टॉपिक है सत्ता, प्राधिकार, नियंत्रण का क्षेत्र, आदेश की एकता, ऐसे 5-6 हैं। मैं इन्हें क्या करूँगा, एक ही पेज पर लाइन से 5 भाग कर लूँगा। क्या है तो एक जैसी बात, किसने अवधारणा दी एक जैसी बात, 4 विशेषताएं, 4 कमियां, महत्व और मूल्यांकन। अब बुक कहीं से भी आए एक पेज से पूरा कवर हो रहा है। तो शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स जिनको बार बार हमें करना है रिवीजन। इसी प्रकार सोशोलॉजी कठिन नहीं है, उसको पढ़ना बड़ा आसान है। उसमें एनजीओ वाला पोर्शन है और 73 वाला पोर्शन है, वो ऑलरेडी आप पॉलिटी में पढ़ते ही हो। उसमें वर्ण व्यवस्था, पुरुषार्थ वाला पोर्शन है, ये भी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, यानी कि थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे पढ़ना है। बाकी हम ऑलरेडी उनको हिस्ट्री पॉलिटी में सीख चुके होते हैं। उनके प्रॉपर नोट्स बना लो और छोटे छोटे नोट्स बनाओ इस प्रकार से कि इंट्रोडक्शन और निष्कर्ष आप खुद लिख सको और कंटेंट आपके पास हो तो आप बिल्कुल अच्छे से कर लोगे। और एचआरडी के लिए बताना चाहूँगा, अगर संभव हो सके तो भारत सरकार का एक एप्लीकेशन है विकासपीडिया, हमने बहुत फॉलो किया 19 में भी, 20 में, आज भी करते हैं। विकासपीडिया, विकीपीडिया नहीं, विकासपीडिया भारत सरकार का सबसे अपडेटेड ऐप है जिसमें टॉपिक हैं एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट, एग्रीकल्चर। आप विश्वास मानिए आपके सिलेबस का बहुत बड़ा हिस्सा योजनाओं और आंकड़ों के साथ आपको वहाँ मिल जाएगा। बस समझदारी ये रखनी है कि आंकड़ों के पीछे नहीं भागना है, उसमें से काम की चीज़ें निकालनी है। और उसी को पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा कि यार विकासपीडिया में वैक्सीनेशन शब्द आ रहा है, तो उसको सोचो 3 नंबर में कैसे लिख सकते हो। उसमें WHO आ गया, WHO कैसे लिख सकते हैं। उसी में आ गया मान लीजिए अपना जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट आ गया, ICMR आ गया, तो ICMR क्या है, उसकी स्थापना कब हुई, उसका कार्य क्या है। ऐसे आप सोचोगे तो ये 3 मार्कर की लिस्ट बन जाएगी, एक तरफ 5 मार्कर की लिस्ट बन जाएगी। इन्हीं को डेली सॉल्व कीजिए। कोई अच्छा व्यक्ति आपके टच में हो, उससे जो मतलब जो जानता हो, जरूरी नहीं सिलेक्टेड हो, जिसका अच्छा मेंस हो, उससे एक बार चेक करवा लीजिए, तो वो आपको गाइड भी करते रहेगा। और सर मैं ये जानना चाह रहा था, हर एक के मन में प्रश्न उठता है और अपने खास लोगों को धन्यवाद भी देना चाहते हैं। आप भी तैयारी कर रहे थे, तो सबसे पहले जो आपके मित्र हैं और इस जर्नी में जिन्होंने आपका साथ दिया है, उनसे आप क्या कहना चाहोगे। और इसी में एक और प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपकी इस सफलता के पीछे आपके परिवार का कितना योगदान रहा है सर। बिल्कुल सर, ये जर्नी मेरी अकेले की जर्नी नहीं थी, ये तो एक कलेक्टिव जर्नी थी। हाँ, इसमें मुख्य पात्र मैं ही था, बाकी सब सहयोगी पात्र थे। देखिए, माता पिता, दोस्त, भाई, या आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आपके परिचित लोग, ये सबका रोल होता है। कोई आपके लिए दुआएं करता है, कोई आपके लिए प्रे करता है, कोई आपके लिए भगवान से कुछ मांगता है, तो कोई ये चाहता है कि आप जो चाहते हो वो मिल जाए। इसमें सबसे बड़ा रोल माता पिता का होता है, क्योंकि वो एकदम निष्पक्ष तौर पर आपके लिए काम कर रहे होते हैं। उसके अलावा आपके भाई बंधु, आपके वो लोग क्या बोलते हैं जो आपसे जुड़े थे इस जर्नी में, और शायद अभी भी जुड़े हों, वो भी आपके लिए प्रे करेंगे, आपके लिए सहयोग करेंगे। सीधे तौर पर नहीं तो अप्रत्यक्ष तौर पर किसी भी तरीके से आपका कोई ऐसा काम जो वो कर सकते हैं वो कर देंगे। ऐसे तमाम लोग थे। जैसे मेरे माता पिता के अलावा जो मेरा भाई था, उसका बड़ा रोल रहा। मेरे जो साथी लोग हैं उनमें से, जैसे कि एक हमारे साथ काम करती थी, हमारी एक मैम थी, रिचा मैम, उनका बड़ा रोल रहा, उन्होंने बहुत सहयोग किया। हमारे शुभम वर्मा सर हैं जो पढ़ाते भी हैं, और तमाम दोस्त जिन लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सहयोग किया, क्योंकि वो कलीग्स थे नौकरी के दौरान भी। मैं उन सब का बहुत धन्यवाद दूंगा, और मेरी सफलता में मेरा अकेले का नहीं, उन सब का भी रोल है, और तभी जाकर मैं आज यहाँ तक पहुँच पा पाया।
तो ये अभी आपने सुना है राहुल सर को, और डेफिनेटली सर के इस इंटरव्यू से मुझे ये लगता है कि जब भी बच्चा इस वीडियो को देखेगा तो वाकई में बहुत खुशी महसूस करेगा। सर ने सारी चीज़ें बताई है कि किस तरीके से आप 3 मार्क्स को भी तैयार कर सकते हो। जीवन में बाधाएं आती है, पर अगर व्यक्ति ठान ले तो ऐसा कोई सा भी काम असंभव नहीं है जो व्यक्ति कर सकता है। सारे के सारे काम संभव हो सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर मैं और सर को बहुत बहुत बधाई देता हूं सर कि एटीओ के पद पर आप चयनित हुए हो। आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आपको इतनी बड़ी पोस्ट मिल गई है, क्योंकि व्यक्ति का पेट भरता नहीं, और मुझे लगता है कि अब आप इसके कुछ ऊपर जाना चाहते हो। तो मैं चाहता हूं कि आगे आप क्या करना चाहते हो। बच्चे भी जानना चाहेंगे कि सर आगे की क्या प्लानिंग है। पूछना चाहते हो तो सभी लोग पूछना चाहते, तो मैं चाहता हूं कि आप इनको एक जवाब दें। देखिए सर, मैं बहुत सेटिस्फाइड व्यक्ति हूँ। मैं मानता हूँ ईश्वर ने जो दिया है उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमने बहुत आधी जागती आंखों से देखे होते हैं। डिप्टी कलेक्टर। हाँ, मैं इस सेवाओं में जब आया था तो मेरे पिताजी ने, जो कि बहुत कम जानते हैं इन सेवाओं के बारे में, सीधे सच्चे व्यक्ति हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि एसडीएम बन जाओ। पता नहीं उन्होंने एसडीएम कहाँ देखा था। और किस्मत की, ये कह सकते हैं कोइंसिडेंट वाला मामला है, संयोग वाला मामला है कि उस दिन ही मैंने 1 या 2 दिन पहले प्लान बनाया था कि अब नहीं, एमपीपीएससी के लिए जाएंगे। और मेरे पिताजी पूछ ही रहे थे कि अब इंजीनियरिंग कर ली है, नौकरी भी छोड़ दी, अब क्या प्लान है। तो मैंने बोला कि मैं जाऊंगा सिविल सर्विसेज में। उन्हें बहुत ज़्यादा इस बात को समझ तो नहीं पाया कि क्या होती हैं सिविल सर्विसेज। जब मैंने समझाया कि ये ऐसी होती हैं, सरकारी नौकरी है, तब उन्होंने बोला अच्छा इसमें एसडीएम बनना तुम। तो मेरा सपना तो यही है कि मैं डीसी बनूं, और उसके लिए प्रयासरत भी हूं। मैंने कोशिश तो पूरी की थी लेकिन बन नहीं पाया। अभी मेरा 19 का इंटरव्यू है, शेड्यूल है अगले महीने, अभी डेट आ गई है उसकी। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इस बार और बेस्ट करूं। अगर ईश्वर ने चाहा, आप सबका सहयोग रहा, माता पिता का आशीर्वाद रहा, तो हो सकता है कि मैं अपने उस सपने तक पहुंच पाऊं जो मेरा भी था और जिसमें मेरे पिताजी की भी इच्छा थी। तो अभी से अग्रिम बधाई सर को मेरी तरफ से, और मुझे लगता है डेफिनेटली सर इस बार एसडीएम पक्का बनेंगे और अपने माता पिता का जो सपना, उन सपनों को पूरा करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि इस बार जब डिप्टी कलेक्टर की लिस्ट आएगी तब हम सर का नाम ढूंढेंगे। तो सर का नाम आप देखना, डिप्टी कलेक्टर की जो लिस्ट आएगी उसमें हमको ढूंढना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और निश्चित ही बच्चों को काफ़ी खुशी हुई होगी इस वीडियो को देखकर, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और सर के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज करना बिल्कुल ना भूलना। अभी सर जब पोस्टिंग हो जाएंगे, कहाँ पर पोस्टिंग होगी वो भी हम बताएंगे आपको सारी चीज़ें। और भी अगर आपको पीएससी मेंस से रिलेटेड अगर कोई समस्या आती है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, ताकि हम सर से उन चीज़ों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे, और आपकी जो समस्या, उस समस्या के समाधान को भी समझने का प्रयास करेंगे और उसका समाधान भी निकालेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहें और आप भी अपने सपनों को पूरा करें, ऐसी मेरी आशा भी है, और आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।